अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आज हम जिस कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है इसकी वर्किंग भी इफ़ एल्स और इफ़ स्टेटमेंट के साथ मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने फर्दर जो वो कंडीशंस ही चेक करनी होती हैं, लेकिन इसका जो सिंटैक्स है वो उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और इसको देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से काम करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट विद इन एन इफ़ स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होती हैं। लगे पीछे हमने अभी तक जितनी भी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं उनमें इफ़ स्टेटमेंट एक ही थी, नेक्स्ट एल्स इफ़ स्टेटमेंट जो वो यूज़ हो रही थी, लेकिन इसमें एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ होता है। जैसे उन स्टेटमेंट्स के अंदर सिर्फ कोई एक ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, सेम एज़ इसके अंदर भी कोई एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होना होता है, लेकिन इसमें पहले जो आउटर लूप होता है उसकी कंडीशन चेक की जाती है। उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप की तरफ जो है हमारा कंट्रोल जाएगा। अगर उसकी कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, आउटर लूप की कंडीशन अगर रॉन्ग हो जाती है हमारे पास, तो इस सूरत में दोनों इफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं इग्नोर कर दी जाती हैं। यूज्ड मैनी इफ़ स्टेटमेंट्स इन साइड एंड अदर इफ़ स्टेटमेंट, एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके सिंटैक्स में क्या है, एक इफ़ स्टेटमेंट है, देन जो है ये देखिए एक इफ़ है, इसके अंदर अब इफ़ यूज़ की गई है। पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है देन जो है ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा। ये वाला एल्स जो है ये इफ़ का है, और ये वाला जो एल्स है ये आउटर इफ़ का है। अगर हमारे पास ये आउटर इफ़ की कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो हमारे पास कंट्रोल इस एल्स के पास आ जाएगा और इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका फ्लो चार्ट है। ये जो है ये हमारे पास आउटर इफ़ की कंडीशन है और ये इनर इफ़ की कंडीशन है। सबसे पहले आउटर इफ़ की कंडीशन जो है वो चेक होगी, अगर तो ये ट्रू होगी तो वो इस कंडीशन के पास देगा, लेकिन अगर ये फॉल्स होगी तो वो इन स्टेटमेंट्स के पास, मतलब जो पीछे अभी हमने देखा एल्स, ये वो वाला एल्स वाला ब्लॉक है, यहाँ पे आ जाएगा और देन जो है वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस कंडीशन के पास जाता है तो फिर आगे इसके पास और दो चॉइस होती हैं कि इसके नीचे जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं या तो वो एग्जीक्यूट होंगी और ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट्स के पास ही चला जाएगा और इनको एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम इसके कुछ प्रोग्राम्स करके देखते हैं ताकि इसकी भी वर्किंग हमें अच्छे से समझ आ जाए। पहले इसका एक प्रोग्राम है, इसे रन कर लें ताकि इसकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो हमारे सामने रहे। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो है वो तीन वेरिएबल्स लिए गए हैं ए, बी और सी के नाम से। अब यहाँ पर प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हुए यहाँ मैसेज शो करवाया गया है कि तीन नंबर्स जो वो एंटर किए गए। यहाँ पर मैं तीन नंबर्स एंटर कर देती हूँ, 12, 13 और 45। अच्छा, अब ये तीनों नंबर्स जो हैं इस स्कैन एफ फंक्शन के ज़रिए इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पर %d स्पेसिफाइड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हमारे पास ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं ये इंटीजर टाइप के हैं और इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ होता है वो %d है। अब ये वाला जो इफ़ है ये हमारे पास आउटर इफ़ है और ये वाला जो दूसरे वाला इफ़ है ये हमारे पास इनर इफ़ है। इसमें थोड़ा सा आगे कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो इसकी वर्किंग अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अब देखिए ज़रा,
ये वाला जो इफ़ है ये हमारे पास इनर इफ़ है, ये वाला जो इफ़ है ये हमारे पास आउटर इफ़ है। सबसे पहले जो ये वाला जो है ये आउटर इफ़ है और ये वाला जो है ये हमारे पास इनर इफ़ है, मतलब ये वाला जो इफ़ है ये इस इफ़ के अंदर है। तो सबसे पहले हमारे पास आउटर इफ़ की कंडीशन चेक होगी। आउटर इफ़ की कंडीशन क्या है, ए लेस देन बी। अब ए जो है ये हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल है, तो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जो मैंने फर्स्ट पे यहाँ पर डिजिट एंटर किया वो स्टोर होगा। तो ए के अंदर क्या स्टोर होगा 12 और बी के अंदर क्या स्टोर होना है, जो सेकंड वेरिएबल है इसके अंदर हमारे पास जो सेकंड पे मैंने वैल्यू एंटर की है 13 वो इसके अंदर स्टोर होगी। अब ए जो है ये बी से छोटा है, मतलब 12 जो है वो 13 से छोटा है, कॉमन सी बात है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब ये इस इफ़ के पास आ जाएगा, ए लेस देन सी। अब ए जो है ये 12 है और सी की वैल्यू क्या है, तो सी हमारा थर्ड वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये 45 है। तो 12 जो है ये 45 से छोटा है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू होगी। तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये हमारे पास रन हो जाएगा। परसेंटेज डी क्या करेगा, ए की वैल्यू को उठाएगा और आगे जो है ये एज इट इज़ यहाँ पर मैसेज शो कर देगा। इसको रन करते हैं। ये देखें जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो इसने पहले यहाँ पर ए की वैल्यू जो थी 12 वो शो की, दैन इसने शो कर दिया कि ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या हो रहा है, इसके अंदर भी जैसे पिछले प्रोग्राम में तीन सबसे पहले वेरिएबल्स जो वो डिक्लेयर करवाए गए थे इंटीजर टाइप के, सेम एज इसके अंदर भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए गए हैं। देन जो है प्रिंट एफ के ज़रिए मैसेज शो करवाया गया कि 3 नंबर जो है वो एंटर किए जाएँ। अब नेक्स्ट स्कैन एफ फंक्शन के जरिए तीनों नंबर्स इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो गए। यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम सेम एज इट इज़ पिछले प्रोग्राम की तरह था, लेकिन आगे जो है जैसे पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने पहले आउटर इफ़ की कंडीशन चेक की, बाद में इनर इफ़ की कंडीशन चेक की, सेम एज हम यहाँ पर भी पहले आउटर इफ़ को चेक करेंगे, बाद में इनर इफ़ को चेक करेंगे। अब पिछले प्रोग्राम में हम ग्रेटर देन और लेस देन का कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन इसमें हमारे पास इक्वल वैल्यूज़ देखनी है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो भी वैल्यूज़ स्टोर करवाई गई हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अब ए में क्या वैल्यू स्टोर हुई है 33, बी में हमारे पास 55 और सी में 66। अब ए इक्वल बी है, ए जो है वो 33 है और बी जो 55 है, तो 33 तो 55 के इक्वल नहीं होता है। इट्स मीन हमारे जो आउटर इफ़ की कंडीशन है ये रॉन्ग हो गई है। अब जैसे ये रॉन्ग हुई है तो ये इनर इफ़ के पास भी नहीं जाएगा, बल्कि कंट्रोल इस एल्स के पास आ जाएगा और ये वाला जो ब्लॉक है इसको ये एग्जीक्यूट करेगा और इस ब्लॉक में क्या है, नंबर्स आर डिफरेंट, और ये हमारे पास यहाँ पर मैसेज शो हो चुका है कि नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं कि क्या हो रहा है। इस प्रोग्राम में भी जैसे पिछले प्रोग्राम्स में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए गए, देन मैसेज शो करवाया गया, उनमें वैल्यू स्टोर करवा दी गई। ये भी प्रोग्राम जो है यहाँ तक स्कैन एफ तक तो सेम एज इट इज़ वही प्रोग्राम है। यहाँ पर हम 3 नंबर्स एंटर कर लेते हैं। अच्छा, अब पहले प्रोग्राम में हमने देखा था ग्रेटर देन और लेस देन का कंपैरिजन, दूसरे प्रोग्राम में हम लोगों ने इक्वल नंबर्स को देखा। इस प्रोग्राम के अंदर हम मैक्सिमम नंबर डिस्प्ले करवाएंगे कि हमारा सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है। इसके अंदर हम लोगों ने 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया है, एक ग्रेटर देन या लेस देन का ऑपरेटर और दूसरा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर की वर्किंग क्या होती है कि अगर हमारे पास 2 कंडीशंस जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं,
तो इट्स मीन कि हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। एंड ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास इस तरह से दो कंडीशंस जो हैं वो यूज हैं, तो हमारे पास ये दोनों अगर ट्रू होंगी तो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रन किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कंडीशन चेक कर लेते हैं, ए ग्रेटर दैन बी। ए की वैल्यू हमारे पास 44 है और बी की वैल्यू 88 है, मतलब बी जो है वो बड़ा है ए से, तो हमारे पास ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई। मतलब एंड की जो है वो शर्त क्या है कि हमारे पास ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, लेकिन जबकि हमारे पास ये फॉल्स हो गई है, तो अब हमें नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है। तो इट्स मीन हमारा ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन नहीं होगा, तो ये यहाँ पे एल्स इफ के पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये पहली स्टेटमेंट को पहली कंडीशन को चेक करेगा, बी ग्रेटर दैन ए। बी की वैल्यू क्या है 88 और ए की क्या है 44। 88 जो है 44 से ग्रेटर है, मतलब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि बी ग्रेटर दैन सी। बी की वैल्यू 88 है और सी की वैल्यू 45 है। 88 इज़ ग्रेटर दैन 45, इट्स मीन हमारी ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हो गई हैं। तो हमारा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर इज़, बी की जो वैल्यू है देन ये वो शो कर देगा। ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो देंगे। एंटर प्रेस करते हैं, ये देखें मैक्सिमम नंबर इज़ 88। अच्छा जी, इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या हो रहा है, इन लोग कोई ना कोई करैक्टर जो है वो इनपुट कराएंगे और ये हमें बताएगा कि हमने जो करैक्टर इनपुट किया है वो कोई वोवल करैक्टर है, ये कॉन्सोनेंट है। वोवल करैक्टर्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 करैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पास वोवल करैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर एक CH के नाम से करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया गया। पीछे हमने अभी तक जितने प्रोग्राम्स देखे उनके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए गए थे वो इंटीजर टाइप के करवाए गए थे। यहाँ पर करैक्टर टाइप क्यों यूज़ की गई, यहाँ पर हमारे पास करैक्टर डाटा टाइप इसलिए यूज़ की गई क्योंकि हमने जो वैल्यू इसे देनी है, जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर करानी है वो हमारे पास कोई ना कोई करैक्टर होगा, तो इस वजह से इसकी डाटा टाइप भी करैक्टर रखी गई है। अब यहाँ पर उसने सबसे पहले मैसेज शो करवा दिया एंटर एनी करैक्टर। मैं यहाँ पर एक करैक्टर एंटर कर देती हूँ, जैसे मैंने टी एंटर किया, स्कैनएफ फंक्शन के ज़रिए ये CH के अंदर जाके स्टोर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये और ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है। इफ़ के आगे ये जो कंडीशन लगाई गई है इस कंडीशन के अंदर और ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर एंड ऑपरेटर देखा, एंड ऑपरेटर में क्या था कि जितनी भी कंडीशंस हैं हमारे पास वो तमाम ट्रू होंगी तो ही हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो रन होगा। लेकिन और ऑपरेटर क्या होता है कि जितनी हमारे पास कंडीशंस, जितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो रन कर देता है। जैसे सबसे पहले चेक करेंगे करैक्टर जो वो ए तो नहीं है, हमारा करैक्टर जो टी है, तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग होगी, वो यहाँ पे आ जाएगा। वो स्मॉल ए चेक करेगा, स्मॉल ए भी नहीं है। वो कैपिटल ई चेक करेगा, कैपिटल ई भी नहीं है। स्मॉल ई चेक करेगा, स्मॉल ई भी नहीं है। कैपिटल आई चेक करेगा, कैपिटल आई भी नहीं है। स्मॉल आई चेक करेगा, स्मॉल आई भी नहीं है। कैपिटल ओ चेक करेगा, कैपिटल ओ भी नहीं है। स्मॉल ओ चेक करेगा, स्मॉल ओ भी नहीं है। कैपिटल यू चेक करेगा, कैपिटल यू भी नहीं है। और स्मॉल यू चेक करेगा, ये भी नहीं है। मतलब हमारी इनमें से है कोई एक कंडीशन भी ऐसी नहीं है जो कि ट्रू हो, इस वजह से वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को इग्नोर कर देगा। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देता, लेकिन इनमें से चूँकि एक भी जो है ऐसी नहीं है जो कि ट्रू हो तो वो इसे स्किप कर देगा और एल्स के पास आ जाएगा और यहाँ पर शो करा देगा यू डिडंट एंटर अ वोवल। ये देखें इसने यहाँ पे शो करा दिया यू डिडंट एंटर अ वोवल।
अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या है, इस प्रोग्राम में ऑड और इवन नंबर का कॉन्सेप्ट है। ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो तमाम वैल्यूज़ जो कि 2 पे डिवाइड हो सकती हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होती हैं, वो हमारे पास इवन नंबर्स कंसीडर की जाती हैं। उसके अलावा बाकी जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक n के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करवाया गया। देन जो है मैसेज शो करवाया गया कोई भी एक नंबर जो है एंटर करो, जैसे मैं यहाँ पर 66 एंटर कर देती हूँ। अब यहाँ पर ये स्कैनएफ के ज़रिए n में जाकर स्टोर हो गया। अब यहाँ पर कंडीशन चेक की जाएगी, ये हमारे पास नॉट ऑपरेटर यूज़ हुआ है। नॉट ऑपरेटर की वर्किंग क्या होती है कि रिवर्स कर देता है, मतलब अगर हमारे पास n मॉडुलस 2 जो है ये 0 के इक्वल है। मॉडुलस क्या होता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं 2 वैल्यूज़ को, तो उन 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करने के पास हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाती है वो हमारे पास मॉडुलस होती है। तो n में जो 66 स्टोर किया गया है, अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0 जो है बचता है। लेकिन उसने कहा है यहाँ पर उसने नॉट ऑपरेटर यूज़ कर दिया। अगर तो ये नॉट ऑपरेटर ना होता तो फिर हमारी कंडीशन होनी थी कि हमारी ऐसी वैल्यू जो इसका मॉडुलस 0 को इक्वल होगा तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लेकिन नॉट ऑपरेटर लगाने से ये कंडीशन हमारी ये बन गई कि अगर हमारा मॉडुलस 0 के इक्वल नहीं है तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो, अगर 0 के इक्वल है तो ये एल्स के पास चला जाए। अब चूँकि हमारा मॉडुलस 0 आ रहा है तो ये क्या करेगा, ये एल्स के पास चला जाएगा। एल्स के पास जाके ये वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखिए इसने यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट किस तरह से हमारे पास वर्किंग करती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।